हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 8 का पॉलिटी का चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसी तरीके से वन बाय वन हर एक चैप्टर की वीडियो अपलोड होती रहेगी आपके पास। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन आपको पता है मतलब भारत का, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। संविधान क्या होता है या कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक रूल बुक होती है जिसके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री रन करती है या गवर्न होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जिस तरीके से आपकी और सारे सब्जेक्ट्स की बुक्स होती है उसी तरीके से जो इंडिया है इसी की भी एक रूल बुक है जिसके अंदर सारे रूल्स रेगुलेशन, किस तरीके से कंट्री के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, कौन इसका ध्यान रखेगा, वो सारी चीजें इंक्लूड करी गई है। तो हम इसकी क्या जरूरत पड़ी, इस बुक का क्या मोटिव था, क्या पर्पस था इस बुक को बनाने का, अपने नेशनलिस्ट ने कितना स्ट्रगल करा इस बुक को बनाने के लिए, वो सारी चीजें इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको इस पे ध्यान रखना है और जो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ उनको नोट डाउन कर सकते हैं आप, जिससे आपको आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया है, अपनी जो रूल बुक है उसको बनाने के क्या नीड पड़ी। फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है, आपको ये पता चल गया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि ये क्यों बनाया गया, व्हाई नीडेड। अब इसको बनाने के सेवरल पर्पसेस थे, सेवरल रीजंस थे, जिनको हम वन बाय वन कवर करेंगे। फर्स्ट रीजन था हमारा लेज आउट आइडियल्स फॉर नेशन। मतलब ये एक फंडामेंटल नेचर बताता है कि किस तरीके से हमारी जो कंट्री है, हमारी जो सोसाइटी है, इसके अंदर जो इतने सारे लोग रह रहे हैं उनको किस तरीके से चलाया जाएगा, गवर्न करा जाएगा, कौन सी गवर्नमेंट होगी। आइडियल्स का मतलब है एक पाथवे, एक डायरेक्शन देना। ठीक है, आइडियल्स का मतलब है एक इंस्ट्रक्शन देना जिसके थ्रू हमारी कंट्री जो है वो रन करेगी। ठीक है, तो कंट्री को रन करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अगर होंगे तो हम इसको बहुत अच्छे से गवर्न कर पाएंगे। ठीक है, हर एक चीज के लिए रूल्स रेगुलेशन जरूरी है। जिस तरीके से आपकी स्कूल के अंदर भी एक आपके डायरी के अंदर आगे इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, तो वही इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करते हैं। ठीक है, आपकी घर के अंदर भी होता है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो आपके एल्डर्स होते हैं वो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। उसी तरीके से नेशन को इंस्ट्रक्शन कौन देगा, तो हमने अथॉरिटी दी है नेशन को इंस्ट्रक्ट करने की, कॉन्स्टिट्यूशन को। ये क्या है, सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है। सेकेंड रीजन है इसका, इसके अंदर रूल्स और प्रिंसिपल्स होंगे, हमारे कुछ आइडियल प्रिंसिपल्स होंगे कि हम किस टाइप का एक नेशन है, हमारी क्या रिप्रेजेंटेशन होगी, हम किस तरीके से लोगों को बताएंगे कि हमारे भारत के अंदर क्या क्या चीजें हैं, या हम किन आइडियल्स या किन प्रिंसिपल्स पे वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंस का एक प्रिंसिपल दिया था हमें, जिसके थ्रू हमने इंडिपेंडेंस अटेन करी। उसी तरीके से हमारे नेशन के अंदर हम किस तरीके से रहेंगे, वो प्रिंसिपल गाइडलाइंस किसके अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक में। ठीक है, अब बात करते हैं इसको जो पावर मिली है, ये जो रूल्स है प्रिंसिपल्स, ये किसने बनाया है? तो ये इनको अथॉरिटी दी है हम सबने मिलके। जी हाँ, अपन सब ने मिलके एग्री करा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होगा, हम सबकी सहमति से ये बुक बनाई गई है। तो इसीलिए हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने जो चीजें कही है, हमने कहने का मतलब है जो आपके एल्डर्स ने, जो आपके पूर्वजों ने जो चीजें वो कह के गए हैं या जो वो कहना चाहते थे, करना चाहते थे अपने लिए, वो सारी चीजें इसमें लिखी है, तो हमको उसको एग्री या बाइंडिंग है हमारे लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम थर्ड रूल की। थर्ड रूल में क्या कहा गया है कि लेस इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग। इसके अंदर गाइडलाइंस होंगी, ठीक है, जो हमें बताएगी कि हमें कैसे करना है, क्या क्या चीजें करनी है। जिस तरीके से आपके स्कूल के अंदर बात कर लेते हैं, क्योंकि घर के अंदर तो सबके अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, स्कूल की अगर गाइडलाइंस की बात करें तो ऐसा होता है कि संडे को हॉलीडे है। ठीक है, ये गाइडलाइन हो गई। अलग अलग जो गाइडलाइंस दी जाती है कि आपकी यूनिफॉर्म किस तरीके से होगी, आपके कितने पीरियड्स होंगे, आपके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स आप लोग कवर करेंगे, वो पूरा जो सेट ऑफ गाइडलाइंस है वो आपके स्कूल में जिस तरीके से है उसी तरीके से नेशन के लिए। नेशन की गाइडलाइंस थोड़ी डिफरेंट होती है। फिर फोर्थ है टू डिफाइन नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। कंट्री के अंदर कौन कौन सी पार्टीज होंगी। अब ऐसा तो है नहीं कि आप या मैं खड़े हो गए कि हम लोग को इलेक्शन करना है और हम एक पार्टी बना रहे हैं और हमारी पार्टी नेशनल पार्टी होगी, ऐसा नहीं हो सकता है। हम सबको क्या करना पड़ेगा,
एक अच्छे से पॉलिटिकल सिस्टम जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही चीजें करनी होंगी। जैसे बात करें इसमें एग्जाम्पल को आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल गिवन है आपकी बुक में, नेपाल की स्टोरी। नेपाल में पहले क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन तो था। अब आपको लग रहा होगा कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहां पे लोग इलेक्ट कर रहे होंगे अपने लीडर्स को, बट ऐसा नहीं था। वहां पे किंग था, और किंग क्या करता था, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चीजें लिखी हुई थी उसको तो करता ही था, कि उसमें जैसे लिखा है कि सबको आपको पॉवर्टी से बाहर निकालना है या फिर आपको लोगों के लिए अच्छा करना है, वो चीजें करता था, बट खुद के रूल्स भी लगाता था, लोगों से टैक्स ज्यादा कलेक्ट करता था, या वो अपनी मनमर्जियां कई बार कर लेता था। तो उससे लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए, उनने बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा, और फिर बाद में जाके 2007 के अंदर उनका एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना। नेपाल अपना एक नेबरिंग कंट्री है, आपको पता होगा, ठीक है। इस नेबरिंग अपने अपने पास जो हो रहा था, अपना एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। अपना कॉन्स्टिट्यूशन 1940 सॉरी 1947 में अपन लोग इंडिपेंडेंट हुए थे, और 1950 के अंदर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल बन के तैयार हो चुका था, ठीक है। तो इसलिए अपन को जो देखा उन लोगों ने कि इनकी कंट्री में बहुत अच्छे से रूल हो रहा है, ये बहुत डेमोक्रेटिक है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो अपने थे, उन प्रिंसिपल से ही वो इन्फ्लुएंस होके उन लोगों ने भी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की स्टैब्लिशमेंट रखी। और आज नेपाल एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे कोई भी किंग रूल नहीं करता है, ठीक है। तो उन लोगों ने भी अपनी नेबरिंग कंट्री भी अपने प्रिंसिपल से इंस्पायर हुई है, और उन्होंने भी एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का सेटअप करा। इसी चीज को समझाया गया, आगे चलते हैं। लीडर्स कैन एक्सरसाइज पावर ऑन आवर बिहाफ। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, कि जो लीडर्स हैं वो पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, पर किसके बिहाफ पे, अपने बिहाफ पे। अपन जो सिटीजन्स हैं, जो पीपल ऑफ द नेशन है, वो बताएंगे लीडर्स को। क्यों? क्योंकि उन लीडर्स को अपॉइंट भी अपन ही करते हैं, अपन उनको वोट देते हैं, तब जाके लीडर्स इलेक्ट होते हैं। इसीलिए वो एक डेमोक्रेटिक फॉर्मेशन बनाते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब आप लोगों ने 6th एंड 7th क्लास में भी पढ़ा होगा आपकी पॉलिटी की बुक में, कि डेमोक्रेटिक कंट्री वो होती है जिसमें रूल ऑफ द पीपल होता है, बाय द पीपल होता है, एंड फॉर द पीपल होता है। मतलब रूल्स लोगों के लिए होता है, लोगों के द्वारा होता है, और लोगों के बेनिफिशियल के लिए ही होता है। तो उसको गवर्न भी लोग ही करते हैं। इसलिए लीडर्स क्या रूल करते हैं हमारे बिहाफ पे, हम उनको वोट करते हैं, हम अपने जो राय है, जो अपने आइडियल्स हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं, जो ड्रीम्स हैं, वो उनको बताते हैं, और उसके ऊपर वो वर्क करते हैं। अगर वो लोग वर्क नहीं करेंगे तो अगली बार हम उन्हें इलेक्ट नहीं करेंगे, और वो हार जाएंगे। जैसे ABC 3 पार्टीज इलेक्ट हो रही है, अब उसके अंदर से जो अच्छा परफॉर्म करेगा हम उनको चांस देंगे कि वो हमारे एज अ लीडर वर्क करे, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर है? तो हमने अभी तक 4 आइडियल्स पढ़ लिया, 4 रीजंस पढ़ लिए हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। अब बात करते हैं कि फिफ्थ क्या चीज थी, क्यों बनाया गया था। और भी 2-3 पॉइंट्स हैं जो पूरा आपको क्लियरली बता देंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस क्या है। फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, लेज डाउन रूल्स टू अवॉइड मिस यूज ऑफ अथॉरिटी बाय पॉलिटिकल लीडर्स। अब ये बताता है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, कई बार हो सकता है कि अपन ने जैसे सी पार्टी को इलेक्ट करा, और वो सी पार्टी बहुत डोमिनेंट है अपने ऊपर, जो 5 ईयर का उसका रूल है उसके अंदर वो काफी चीजें ऐसी कर रही है जो हमारे अपनी अथॉरिटी को मिसयूज कर रही है, ठीक है। ऐसे रूल्स लेके आ रही है जिससे कि हमें परेशानी, तो उनको वो चीज खत्म करी जाती है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है कि जो भी पार्टी इन पावर है, मींस जिसके पास भी अथॉरिटी है, वो उसका मिसयूज नहीं कर सकती। अब बात करते हैं हमारे 6th पॉइंट की। तो ये पार्टी वाला आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। बात करते हैं 6th की। Ensure that dominant groups does not use its power against less powerful minority group। इसका मतलब क्या है, कि जो डोमिनेंट ग्रुप है, जिस तरीके से जो रिच पीपल हैं, या फिर जो रिच कम्युनिटीज हैं, जिनके जैसे अपन रिलीजियस बेसिस पे ले ले, तो हिंदूज जिस तरीके से है इंडिया के अंदर, तो ऐसा हो सकता है कि वो आगे आने वाले टाइम में अपने जो माइनॉरिटी है और जो बाकी कास्ट की है उनको डोमिनेट करे। जैसे कि मुस्लिम्स अपने इधर माइनॉरिटी में है, मतलब उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट इंडिया में, तो हो सकता है उनके ऊपर अत्याचार। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, जिन लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उनको पता था कि आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि जो डोमिनेंट जिनके पास पावर हो, वो जो जिनके पास पावर नहीं है उनके ऊपर डोमिनेट करे, मतलब उन्हें परेशान करे। इस चीज को दूर करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या करा, उन लोगों ने ये कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें डाल दी कि ऐसा अगर होता है तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन होगा।
तो इसीलिए कोई भी कुछ अगर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो वो पहले बहुत बार सोचेगा कुछ भी एक्शन लेने के, ठीक है? क्योंकि उसे पता है अगर उसने कुछ ऐसा करा जो कि अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो लीगैलिटी के थ्रू उसके ऊपर लीगल एक्शंस होंगे, ठीक है? तो ये चीज़ क्लियर हो गई। 6th पॉइंट है टू प्रिवेंट टायरनी और डोमिनेशन बाय मेजॉरिटी ऑन माइनॉरिटी। मतलब कि यही चीज़ जो 6th पॉइंट में एक्सप्लेन है, उसको और ज़्यादा इलैबोरेट करा गया है कि टायरनी, टायरनी मतलब अत्याचार या फिर मनमर्जी। टू प्रिवेंट tyranny और डोमिनेशन बाय मेजॉरिटी ऑन माइनॉरिटी। तो कोई भी मेजॉरिटी ग्रुप जो प्रेजेंट है इंडिया में, जिसके पास ज्यादा पॉपुलेशन है, वो कुछ भी गलत नहीं कर सकता। अब हम वन बाय वन एक बार और एक ब्रीफ में इंट्रो ले लेते हैं इस चीज का कि फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, आइडियल्स, ये इट लेज डाउन आइडियल्स। सेकंड क्या है, रूल्स और इंस्ट्रक्शंस। आपको अपनी फिंगर पे इनको बोलते जाना है, जिससे मेरे साथ साथ अगर आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फर्स्ट क्या है, आइडियल्स। सेकंड है रूल्स एंड प्रिंसिपल। फोर्थ है गाइडलाइंस। फिफ्थ है कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। और फिफ्थ क्या हो जाता है, अवॉइड मिसयूज ऑफ पावर। फिर बात करते हैं, तो ये 5 पॉइंट्स तो आपको याद रखने ही है, ठीक है? अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द पर्पस और रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम कॉन्स्टिट्यूशन इन जनरल बात कर रहे हैं, इसके अंदर स्पेसिफिक इंडिया की बात अभी तक हमने नहीं करी है। इसमें स्पेसिफिकली हम इंडिया की बात अभी आगे आने वाले पेजेस में करेंगे। अभी हम बात करने जा रहे हैं केवल जो कॉन्स्टिट्यूशन बुक है उसके बारे में। फर्स्ट था आइडियल, सेकंड था रूल्स एंड प्रिंसिपल, थर्ड था गाइडलाइंस, फोर्थ था कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम और फिफ्थ क्या था, मिसयूज ऑफ पावर। बाकी के 2 पॉइंट्स और बचे हैं जिन्हें हम जल्दी से अभी कवर कर लेंगे, ठीक है? तो बात करते हैं, आगे मूव ऑन करते हैं कि 6 पॉइंट हमारा क्या है। और 6 पॉइंट हम कर चुके थे कि इट प्रिवेंट्स टिरेनी और डोमिनेशन बाय मेजॉरिटी ऑन माइनॉरिटी। जो मेजॉरिटी लोग हैं जो हमारे ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं, उनको भी प्रिवेंट करता है, ठीक है? क्योंकि उस वक्त बहुत ज्यादा कास्टिज्म, रिलीजियनिज्म बहुत ज्यादा था, इसलिए उनको डर था कि आगे ऐसा ना हो कि जिनकी पॉपुलेशन कम है या जिनके पास पावर कम है, उनके ऊपर कुछ बुरा हो, ठीक है? इन चीजों से आप क्लियर हो गए। आपको ये 5 पॉइंट्स तो याद रखने ही है। एक्स्ट्रा में अगर आपको नहीं याद रहता है तो आपको ये 2 पॉइंट्स और आप, ठीक है? अब 7th पॉइंट क्या है, प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजन दैट वी कैन टेक। इसका मतलब क्या है कि हो सकता है हम भी कभी कुछ गलत डिसीजन ले लें, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को बुक ऐसी चीज है जो हमें भी डायरेक्ट करती है। ये केवल स्टेट को ही नहीं बताती कि उसको क्या करना है, या केवल गवर्नमेंट जो है उसी को नहीं बताती कि उसके क्या पावर्स हैं, बट हमें भी बताती है कि हमको किस तरीके से स्टेट, हमको अपने जो डिसीजंस हैं उसको किस ध्यान में रहते हुए करना है। जिस तरीके से मान लीजिए आप लोगों में से किसी ने ये सोच लिया कि चलिए हमको भी एक तानाशाह शासन चाहिए या फिर डोमिनेंट डिक्टेटर चाहिए। ऐसा डिक्टेटर, ऐसा डिक्टेटरशिप, आपको पता होगा कि ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसके अंदर सिंगल पर्सन होता है, वही अपने ऊपर अपने रूल्स लगाता है, रेगुलेशन लगाता है। अगर उसके अकॉर्डिंग, एक सिंगल पर्सन के अकॉर्डिंग अगर पूरी कंट्री को हम छोड़ देंगे, तो हो सकता है वो उसके लिए अपने हिसाब से चीजें करे, अपने फेवर में चीजें करे और पूरे कंट्री के लिए नुकसान हो या फिर उनके लिए अनफेवरेबल कंडीशंस बन जाए। इसीलिए इस चीज को खत्म करने के लिए हम लोग, कोई ऐसे नहीं कह सकता खड़ा होकर कि भाई हमको डिक्टेटर चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री ऑलरेडी बता चुकी है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। मतलब यहाँ पे रूल लोगों का चलेगा और किसी चीज का नहीं चलेगा। हम सबकी सहमति, ये नहीं है कि केवल एक इंसान की, बाकी हम जितनी भी जनसंख्या है, जितनी भी पॉपुलेशन है, सबका राइट, इक्वल राइट होगा इलेक्शन में। मतलब कि हम सब इलेक्ट करेंगे अपने लीडर्स को, और उसके लिए हमने यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज और फ्रेंचाइज लेके आए, जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे। अब बात करते हैं कि गुड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो एक गुड कॉन्स्टिट्यूशन कब बनता है, जब उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब कि हमने जो अभी बात करी है वो बातें एज इट इज रहे। ऐसा नहीं है कि अगर वो आज 5 साल के लिए ये चीजें हैं, 5 साल के लिए हम चीजें चेंज कर दें, ठीक है? क्योंकि अगर हम चेंज करेंगे तो फिर उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। एक कोई कंटिन्यूएशन या यूनिवर्सल जो फैक्ट्स होते हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए, तभी उस चीज का इम्पोर्टेंस ज्यादा होती है। इसीलिए गुड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जरूरी क्या है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक आउटलाइन है कॉन्स्टिट्यूशन बुक की, वो चेंज ना हो। जैसे अगर मैं पॉलिटी की बुक की बात कर रही हूँ और मैंने आपको कह दिया कि बेसिक पॉलिटी के अंदर क्या होगा, पॉलिटिकल सिस्टम या फिर हम किस तरीके से गवर्नेंस वगैरह पढ़ेंगे, और एक बार के लिए मैंने आपको ये कह दिया और नेक्स्ट सीजन में, नेक्स्ट ईयर में मैंने उसको चेंज कर दिया, उसको हिस्ट्री की बुक बना दिया। पॉलिटी नाम वही है पर उसके अंदर हिस्ट्री की चीजें भी इंक्लूड कर दी,
तो उस चीज़ों के लिए आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे या फिर उस चीज़ पे आपका जो भरोसा है या आपका ट्रस्ट है वो चीज़ खत्म हो जाएगी। इसीलिए उस ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए गुड गुड कॉन्स्टिट्यूशन कौन-सा होगा जिसके अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका एज़ इट इज़ मेंटेन रहे। ठीक है? अब बात करते हैं कि नॉट इजीली ओवरथ्रोन ऑफ प्रोविजन, मतलब इसके जो प्रोविजंस हैं उनको जल्दी से खत्म ना करा जाए। इसके अंदर जो चीजें लिखी हुई है वो चीजें एज इट इज रहें, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कराई था कि बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की। अभी हमने बात करी थी ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन जो ऑल वर्ल्ड में है या इसकी कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड की क्या इंपॉर्टेंस है। इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन 20th सेंचुरी में एक नेशनल मूवमेंट हुआ था। आप सबको पता है अंग्रेजों ने या ब्रिटिशर्स ने 200 ईयर्स तक अपने ऊपर रूल करा था। मतलब अपने ऊपर उनकी जो रूल्स और रेगुलेशन थे वो चलते थे ब्रिटिशर्स के। ठीक है, उस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने एक नेशनल मूवमेंट चलाया जिसका नाम था इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसके अंदर बहुत फ्रीडम फाइटर्स ने पार्टिसिपेट करा जिनको हम नेशनलिस्ट भी कहते हैं। नेशनलिस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि उनने नेशन के लिए चीजें करी और नेशन के हित में चीजें करी। ठीक है भैया, ये पूरा नेशनल मूवमेंट जो है आप लोग समझ गए होंगे, आपने बहुत बार सुन भी रखा होगा चीजें। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो नेशनलिस्ट थे उनने क्या, ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रिलेशन है उनसे। ठीक है, तो ऐसा हुआ था कि जो नेशनलिस्ट थे वो बहुत सारे लोग थे, बट उनमें से जो एजुकेटेड लोग थे उनने कहा कि हमको ऐसे तो है नहीं कि हमको एक पर्सन आएगा जो कहेगा हम वो कर लेंगे, या हो सकता है आज तो ब्रिटिश है कोई कोई दूसरी कंट्री आके हम पे ऊपर रूल करने लग जाए हमारे ऊपर, तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे जो रूल है वो लोगों का चले और किसी का डोमिनेंस ना हो। तो हम लोग अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, अमेरिका वालों ने हमसे बहुत पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था, उनसे हम इंस्पायर होके 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठाई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठाई, उसके अंदर सारे हमारे एजुकेटेड लोग जो फ्रीडम चाहते थे इंडिया की, उन लोगों को बैठाया गया। वो लोग थे अराउंड 300 पीपल। तो आप ये खुद सोचिए, जो 300 पीपल है वो हर एक कास्ट से थे, हर एक कम्युनिटी से, रिच पुअर सब लोग इंक्लूडेड थे। तो वो सब क्या कर रहे थे, रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे अपनी अपनी कम्युनिटी का, अपने अपने सेक्ट का। ठीक है, तो इसका मतलब कि वो जो रिप्रेजेंटेड लोग थे जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हुए थे वो सब उसमें आ गए। तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक प्लानिंग करी। उन लोगों ने क्या प्लानिंग करी कि जो हमारा इंडिया है उसको किस तरीके से फ्री हो। फ्री होने के लिए उन्होंने कहा कि इंडिया अगर फ्री रहे तो उसके लिए तीन चीजें जरूरी है। कि अभी तो हम उसको अगर फाइट करके फ्री कर लेंगे, पर उसके लिए तीन चीजें जरूरी है। एक क्या है, डेमोक्रेटिक, मतलब जो लीडर्स हैं उनको पीपल इलेक्ट करे और वो लीडर वैसा ही करे जैसे कि हम चाहते हैं। जैसे इंडिया के अंदर अ, उस वक्त बहुत ज्यादा ऑटोक्रेसी चल रही थी। बात करें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना बहुत ज़्यादा हुक्म चला रही थी, इसलिए हम लोग उस चीज़ से डर चुके थे, हमको वो चीज़ें वापस नहीं चाहिए थी। इसलिए हमने कहा कि इसके जो लोग हैं वो ही मिलके खुद को चलाएँगे, ठीक है? क्योंकि सेल्फ गवर्नेंस सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस होती है। आपको कोई चीज़ कहा गया है कि आप खुद की खुशी के लिए चीज़ें करो, तो आप और अच्छे से करते हैं, ठीक है? फिर क्या था, जो डाइवर्स लोग थे, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलिजन्स थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम लोग फेमस ही अपनी डाइवर्सिटी के लिए, इसलिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी उनका मेजर ऑब्जेक्टिव था। फिर बात करते हैं प्रिंसली स्टेट्स टर्मोइल। उस वक्त क्या है, जो अपनी इंडिया था वो बहुत एरियाज में फ्रेगमेंटेड था। कुछ एरियाज राजा महाराजास के अंडर में थे, कुछ एरियाज इंडिपेंडेंट थे और कुछ एरियाज ब्रिटिशर्स के पास थे। तो हम क्या चाहते थे, एक पूरा एरिया एज अ इंडिया क्लब हो जाए। ठीक है, तो उनको क्लब करने के लिए एक प्रिंसली स्टेट का टर्मोइल, मतलब उस वक्त सिचुएशन इतनी खराब चल रही थी कि हम सबसे बात बहुत सारे एरियाज में फ्रेगमेंटेड था, तो हमको सबके पास जा जाके बोलना पड़ रहा था महाराजास को कि आप हमको सरेंडर कर दो, अपन सब लोग मिलके कंट्री को चलाएंगे। बट उन लोगों का क्या कहना था कि नहीं, हमको इंडिपेंडेंट रहना है। इस चीज को भी उनको क्लब करना था। फिर जो प्रिंसिपल्स रखे, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनने कहा कि ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, इन सारी सिचुएशन को डील करके हम आगे बढ़े और हमने एक नई इंडिया की सोच रखी। उस नई इंडिया के अंदर हमने फिर 5 फिंगर्स रखी हैंड की। 5 फिंगर्स मतलब फर्स्ट था उसका फेडरेशन, फेडरलिज्म। जो फेडरलिज्म है उसके अंदर क्या करा हमने, फेडरेशन जो थी हमारी इंडियन फेडरेशन, उसको उसके अंदर दो गवर्नमेंट की स्टैब्लिशमेंट करी, टू गवर्नमेंट स्टैब्लिशमेंट करी। जिस तरीके से एक सेंटर के अंदर गवर्नमेंट होगी, उसी तरीके से एक स्टेट में गवर्नमेंट होगी। सेंटर की जो गवर्नमेंट है वो किस सब्जेक्ट, मतलब वो किस चीजों के ऊपर डिसीजन लेगी, वो लिखा हुआ था सब यूनियन लिस्ट में। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या क्या चीजों पे काम करेगी उसको लिखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये सारी लिस्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वो सारी चीजें लिखी गई थी स्टेट लिस्ट के अंदर। तो ये जो फेडरलिज्म वाला कॉन्सेप्ट है, जो डिवीजन ऑफ पावर है बिटवीन टू
फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट टू सेक्ट ऑफ गवर्नमेंट दैट इज सेंटर एंड स्टेट, उसको फेडरलिज्म कहा गया। और फिर हमने 73rd अमेंडमेंट के थ्रू पंचायती राज भी एस्टैब्लिशमेंट कर दिया, मतलब थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट भी एस्टैब्लिश कर दी। स्टेट एंजॉयज ऑटोनॉमी इन एक्सरसाइजिंग पावर। स्टेट ऑटोनॉमी का मतलब है इंडिपेंडेंस। तो हमारा जो स्टेट है उसके पास इंडिपेंडेंस होनी चाहिए कि वो जो खुद का काम वो खुद से कर सके। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे स्टेट से आप कंफ्यूज ना हो, दो चीजों के लिए स्टेट यूज करा गया है। एक तो स्टेट ओवरऑल गवर्नमेंट के लिए जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उसको भी स्टेट कहा गया है, और जो हमारे उसके अंदर इंडिविजुअल स्टेट्स हैं, जो इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन है इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की, उसको भी स्टेट कहा गया है। तो यहाँ पे जो स्टेट है वो अलग अलग स्टेट है, जैसे 28 स्टेट्स जो है इंडिया के उसकी बात करी गई है। ठीक है, ये वाला स्टेट कौन सा है जिसमें हम रह रहे हैं, जैसे राजस्थान, यूपी, बिहार, ये वाले स्टेट्स की बात करिए तो वो अपनी इंडिपेंडेंस थे। मतलब जो राजस्थान गवर्नमेंट, जो यूपी गवर्नमेंट या जो एमपी गवर्नमेंट, आप और भी कोई ले सकते हैं स्टेट, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रही हूँ। तो उसके अंदर उनके पास पूरी राइट्स हैं कि वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, बट मैंडेटरी क्या है कि वो अपनी स्टेट लिस्ट को देखे, जो स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ है वे सारी चीजें वो लोग कर सकते हैं। ठीक है? उन सारी चीजों पे वो लॉज बना सकते हैं, उन सारी चीजों पे वो डिस्कशन कर सकते हैं। फिर आता है ईच टायर गेट्स मनी फॉर वर्क इट डज। तो हर एक स्टेट का अलग टैक्स सिस्टम होता है, यूनियन का अलग टैक्स सिस्टम होता है। ठीक है, इन दोनों का टैक्स सिस्टम भी अलग होगा, मतलब इनको जो चीजें करनी है अपने स्टेट में, स्पेसिफिकली स्टेट के अंदर जो चीजें करनी है, सेंट्रल को जो अपने लिए चीजें करनी है, उन सबके लिए क्या है मेंशन्ड है कि आपको मनी कहाँ से लेना है, क्या करना है। एक अथॉरिटी बना दी सेंट्रल के बेसिस पे और स्टेट के बेसिस पे, जिन्हें हम कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया और कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट भी कहते हैं। ये सारी चीजें आप आगे पढ़ेंगे, तो अभी के लिए आप ये मानिए कि बस सबका अलग सिस्टम है। ठीक है, तो किसी को डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है, लड़ाई का कोई काम नहीं होता। पर्सन गवर्न बाय लॉज एंड पॉलिसीज मेड बाय ईच ऑफ दीज लेवल ऑफ गवर्नमेंट। और ये जो गवर्नमेंट बनाई गई है, जो दो लेवल पे गवर्नमेंट का फ्रेगमेंटेशन हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वो रूल करती है। अब बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की या सेकंड प्रिंसिपल की, जो हमने इंडिया के लिए सोचा है। ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर का सेकंड पार्ट है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटिश के वक्त से चलती आ रही है हमारे इंडिया में। वो लोग भी, ब्रिटिशर्स भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते थे। ये दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। ठीक है, मेजरली जो है दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, आप आगे भी पढ़ेंगे। एक होती है प्रेसिडेंशियल जो कि अमेरिका में चल रही है, और एक होती है पार्लियामेंट्री जो कि ब्रिटिशर्स में चल रही है। अमेरिका की प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के बारे में हम बाद में बात करेंगे किसी दिन। अभी हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि हमने ब्रिटिशर्स से कॉपी करी है। अब क्यों कॉपी करी है वो, क्योंकि ये काफी टाइम से ब्रिटिशर्स हमारे इधर थे, तो हम चाहते थे कि यार इनने जो एक हमारे को आदत पड़ गई थी कि किस जिस तरीके से ये लोग कर रहे थे, हम जिस तरीके से हमारा पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा था, तो हमें उसकी आदत हो गई थी या उसकी हैबिचुअल हो गए थे हम। इसलिए हमने सोचा कि हम ब्रिटिशर्स का ही सिस्टम कंटिन्यू करते हैं, वरना लोगों को बहुत परेशानी होगी चीजों को अडॉप्ट करने में। ठीक है, क्योंकि हम न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री हुए थे, इसीलिए हमने क्या करा, ब्रिटिशर्स का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करा। इसके अंदर दो हाउसेस की क्लासिफिकेशन होती है, एक होता है अपर हाउस, एक होता है लोअर हाउस। अपर हाउस के अंदर लोग बाग जो लोग यहाँ के जो लोग हैं वो इलेक्ट होके आते हैं। ठीक है, ये लोग क्या होते हैं, इलेक्ट होते हैं बाय द पीपल। यहाँ के सांसद वगैरह हैं, आप लोगों ने हिंदी में भी सुना होगा, आपके पेरेंट्स डिस्कस करते हैं कई बार। जो इलेक्टर्स हैं, जो लीडर्स हैं, वो इलेक्ट होके आते हैं डायरेक्टली इलेक्शन के थ्रू, डायरेक्टली फ्रॉम द पीपल। और जो अपर हाउस के लोग हैं उन लोगों को इनडायरेक्टली इलेक्ट करा जाता है। तो राज्यसभा लोअर हाउस होता है अपना, लोकसभा और राज्यसभा होता है अपना अपर हाउस। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी समझने में। अब बात करते हैं आगे। encourages democracy and breaks the clutches of traditional caste, class and gender hierarchy। अब ये क्या करता है, ये हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो बनाई, इसके अंदर हमने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज सफरेज रखा। इसका मतलब एवरी अडल्ट, यूनिवर्सल मतलब सबको, अडल्ट मतलब पहले 21 एज लिमिट थी अडल्ट की, अब उसको 18 कर दी गई है। सफरेज मतलब राइट टू वोट। तो हर एक 18 इयर्स ओल्ड इंसान को राइट टू वोट है। इसके अंदर इससे क्या होगा, जो हमारी डेमोक्रेसी है वो मेंटेन रहेगी, मतलब जो लीडर्स इलेक्ट, जो पीपल है वो लीडर्स को अपने इलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर एक और फायदा है कि जो हम ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम, जो जेंडर हायरार्की, मतलब
हम क्या कर रहे थे, जेंडर हायरार्की की बात करें तो पहले मेंस को ही ज़्यादा प्रमोट करा जाता था, तो एक तो उससे भी हो जाएगा। एक जो अलग-अलग कम्युनिटी कास्ट थी, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, उनसे भी हम लोग पीछे हट के एक लीडर की आइडेंटिटी को पीछे छोड़ के हम सिर्फ वो देखेंगे, ऐसा लीडर को चुनेंगे जो हमारे लिए वर्क कर रहा है, ना कि उस लीडर को जो हमारे लिए कास्ट बायस है या जो हमारे लिए क्लास बायस है या फिर जेंडर हायरार्की। ये सारी चीज़ों को छोड़ के हम लीडर को एज़ अ नेशनल रिप्रेजेंटेटिव डील करेंगे, उसको अपॉइंट करेंगे और ये किसके थ्रू करेंगे? यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के थ्रू। ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट हमने कर लिया, फर्स्ट पॉइंट के अंदर हमने फेडरलिज्म की बात करी, सेकंड में हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करी, अब थर्ड आ जाते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का क्या मतलब है मेरा? आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हमारे 2 फंडामेंटल और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। आप इनको अच्छे से टू द पॉइंट याद रख लीजिए। इनके जो फ्लो चार्ट्स मैंने आपको दिए हैं, एक तरीके के जो पॉइंटर्स दिए, उनको ध्यान रखिएगा। ठीक है? अब बात करने जा रहे हैं हमारे थर्ड फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल की, जो नाम है सेपरेशन ऑफ पावर। फर्स्ट था फेडरलिज्म, देन सेकंड था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अब थर्ड आ रहा है सेपरेशन ऑफ पावर। आप याद भी करती जाइए, मेरे साथ इनको बोल भी सकते हैं आप, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से याद करेगा। तो सेपरेशन ऑफ पावर का क्या मतलब है कि पावर का डिवीजन, सेपरेशन मतलब आपको ऐसे ही पता लग गया होगा कि पावर का डिवीजन हो रहा है बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। अब लेजिस्लेचर क्या होता है? ऐसे लोग जिनको हम इलेक्ट करते हैं। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अपन क्या करते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। उसके अंदर हर एक अडल्ट 18 ईयर का जो भी अडल्ट है वो वोट करता है और अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट करके उनको अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको वोट करके इलेक्ट करता है। ठीक है? तो वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे लेजिस्लेचर का पार्ट बनते हैं। लेजिस्लेचर के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है? तो ये लोग क्या करते हैं, लॉज बनाते हैं हमारे लिए। वहां पे बैठ के, पार्लियामेंट में बैठ के, आपने सुना होगा कि लॉज बन रहे हैं, वहां पे सेशंस होते हैं जिसके अंदर पूरा डिबेट और डिस्कशन होता है। पहले हर एक कम्युनिटी के लोग या जिनको भी प्रॉब्लम होती है उन लॉज से, सब लोग आते हैं और जो उसकी सपोर्ट में होते हैं वो लोग भी आते हैं। तो एक साथ सब लोग बैठते हैं, बातें करते हैं, समझते हैं कि ये लॉ क्यों जरूरी है। अलग अलग लॉज होते हैं ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि हमारी ज़रूरतें भी टाइम के साथ चेंज होती जा रही है। तो अगर वो लॉज़ हमारे लिए सही है, बेनिफिशियल है मेजॉरिटी ऑफ पीपल के लिए, तो उनको वापस से जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनको वापस से वोट दिया जाता है। मतलब कि अगर उनका टेन्योर खत्म हो गया और वापस से वो इलेक्शन में इलेक्ट हो रहे हैं, तो उनको वापस से रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है। बट अगर उनके लॉज़ सही नहीं है, अगर वो हमारे लिए वर्क नहीं कर रहे हैं, तो उनको हम वापस से वोट नहीं देंगे। इससे क्या होगा, वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको अगली बार पावर नहीं मिल पाएगी। ठीक है? तो वो ये चाहते हैं कि जो भी पावर्स हैं वो अच्छे से यूज करें और सिटीजन्स के बेनिफिट के लिए करें। अब बात करते हैं थर्ड लेयर की, जो कि है जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव का सिंपल रोल वही है कि जो लॉज बनाया है उनको अच्छे से गवर्न करवाना, उनको इम्प्लीमेंट करवाना। जुडिशरी थर्ड चैप्टर में हम बात करेंगे। ये क्या करती है, चेक करती है कि जो एक्ट बनाया है लेजिस्लेचर ने वो सही है या फिर नहीं। ठीक है? तो ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो भी सेंटर और स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट में होता है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी सेंट्रल लेवल पे भी मिलेंगे आपको, और यही तीनों सेपरेशन ऑफ पावर आपको स्टेट लेवल पे भी मिलेंगे। स्टेट लेवल में लेजिस्लेटिव का काम हमारा स्टेट लेजिस्लेचर कर देता है। ठीक है? जिन्हें हम क्या बोलते हैं, विधानसभा। ठीक है? अब बात करते हैं, ये लोग बैलेंस ऑफ पावर पे वर्क करते हैं, मतलब एक दूसरे की पावर बैलेंस रहती है। इनके इसके अंदर ऐसा नहीं होता कि लेजिस्लेचर को ज्यादा पावर मिल रही है, कभी एग्जीक्यूटिव को ज्यादा। तीनों का जो पेडिस्टल है, तीनों को सेम लेयर, सेम पावर दी जाती है। ठीक है? तो किसी को ऐसा नहीं लगता कि किसी के पास पावर कम है, किसी के पास ज्यादा है। एक बैलेंस ऑफ पावर रहता है। फिर चेक ऑन ईच अदर फंक्शनिंग, जो ये काम कर रहे हैं उनकी फंक्शनिंग भी अच्छे से चेक करी जाती है कि ये सब सही कर रहे हैं। अब क्या होता है, जो लॉज हमारे लेजिस्लेचर बना चुका है उनको, वो सही है या गलत है, उनको जज कौन करेगा, जुडिशरी। फिर उनको इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा, एग्जीक्यूटिव। अब इनको इम्प्लीमेंट करवा दिया तो उसका अगर इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो रहा तो उसको भी चेक कौन करेगा, जुडिशरी। और फिर जो लॉज हैं, जिस तरह अब इनके अंदर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के अंदर भी एक कनेक्शन होता है। जिस तरीके से हमने हमारी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, फॉर द टाइम बीइंग हम प्राइम मिनिस्टर मोदी को ले लेते हैं। ठीक है? जैसे उन लोगों उनको हमने इलेक्ट करा है, वो जाके लेजिस्लेचर के अंदर एज अ
लॉ मेकर भी वर्क करते हैं और वो जब सेशन नहीं होता तब हमारे लिए एज़ अ एग्ज़ीक्यूटिव मतलब हमारे फॉरेन अफेयर्स वगैरह भी डील करते हैं, हमारे को इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं चीज़ें, ठीक है? तो आपको ये चीज़ें बाद में और अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर आपको अभी नहीं समझ आ रही तो हम जब लेजिस्लेचर, एग्ज़ीक्यूटिव अलग-अलग पार्ट करेंगे तब और क्लियर होगा। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार। अधिकारों से आप राइट से आप समझ गए होंगे कि हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। सबके पास अगर राइट्स नहीं होते तो वो जो करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते। इसलिए इसे कॉन्साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है क्योंकि इसके अंदर पूरा देखा गया है कि किस तरीके से लोगों को गवर्न करा जाएगा, लोगों के पास क्या-क्या राइट्स होंगी, वो किस तरीके से अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं नेशन को। इसका मेन एम क्या था? ये जो फंडामेंटल राइट्स अपन लेके आए हैं, जिनको हमने कॉन्स्टिट्यूशन में एक इतनी कॉन्साइज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताया, इतनी मेजर इम्पोर्टेंस दी है, उसका क्या एम था एक तो कि जो हर एक सिटिज़न्स है, वो इन सबको एन्जॉय कर पाए। मतलब जो राइट्स है, जो मौलिक अधिकार है, उनको उस बारे में पता हो, उनको पता हो कि वो क्या चीज़ें क्लेम कर सकते हैं, वो अपनी राइट्स को पूरे अच्छे से एन्जॉय कर सकें। अगर उनके साथ कोई अत्याचार हो रहा है, उनको कहीं इनइक्वालिटी मिल रही है, उनके पास कोई फ्रीडम नहीं है, तो वो उस चीज़ के लिए आवाज़ उठा सकते हैं और उसके लिए उनको जस्टिस मिलेगा। ठीक है? अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की जो दे रखा है इसके एम के अंदर वो है बाइंडिंग ऑन अथॉरिटीज हु हैज पावर। ये बाइंडिंग है उन अथॉरिटीज पे जिनको पास ये पावर है। मतलब अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है और आप जाके उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो वो लोग जो अथॉरिटी जो रिस्पॉन्सिबल है आपकी पावर्स को देखने के लिए वो इसके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे और आपको पूरा पूरा जस्टिस दिलवाएंगे। ठीक है? तो आपको चिंता नहीं करनी है, अब आपके पास राइट्स भी आ गए हैं और आपके पास अथॉरिटीज भी हैं जो आपकी बात सुनेंगे। तो आज इस चैप्टर से आपको और कुछ समझ आए ना आए, आप इतना समझ गए कि आपके पास आपकी बेसिक्स राइट है। इसीलिए आपको 8th क्लास में ही बताया जा सकता है जिससे कि आप जब और 18 इयर्स की हो जाए तब भी कैसे और अभी भी आप जैसे 8th क्लास में आपकी जो भी एज है आप अपने पास आपकी एज के अकॉर्डिंग आपको राइट्स गिवन है, ठीक है? तो आज आप खुश हो जाइए और सबको जाके बताइए कि आपके पास राइट्स हैं, उनको अच्छे से एन्जॉय करो, ठीक है? डरने का नहीं है किसी से। अब बात करते हैं फर्स्ट राइट की, वो है राइट टू इक्वालिटी। आप सब लोग इक्वल हैं, जो भी इस लेक्चर को देख रहा है, चाहे वो किस भी स्टेटस का हो, किस भी कास्ट का हो, किस भी रिलिजन का हो, कोई मैटर नहीं करता है। हम सब एक नेशन के सिटीज़न हैं, हम सबके पास इक्वालिटी की राइट है। अगर आप अपने बीच में कोई भेदभाव हो रहा है या आपके बीच में कोई आपको परेशान कर रहा है, अगर इक्वालिटी नहीं ले रहा है, तो आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं, उसे बता सकते हैं राइट टू इक्वालिटी अब आपने पढ़ लिया है और आप इसके लिए तैयार है अपनी इक्वालिटी को लड़ने के लिए। बात करते हैं सेकंड राइट की, वो है आपकी राइट टू फ्रीडम। ये सारी राइट्स सिटीजन्स की हैं जो कि नेशन के खिलाफ भी ये जो राइट्स है अगर आपको कोई नेशन नहीं दे रहा है तो आप उसके खिलाफ भी बोल सकते हैं, मतलब आपकी कोई जो गवर्नमेंट है वो नहीं दे रही है आपको, और ये प्राइवेट के लिए भी है। अगर कोई प्राइवेट सिटीजन भी आपको राइट टू इक्वालिटी नहीं दे रहा है, फ्रीडम नहीं दे रहा है, तो आप उसके खिलाफ भी एक्शन ले सकते हो। थर्ड राइट हमारी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन की बात करें मतलब हमारे साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ भी हमारे आवाज उठाने के लिए हमारे पास राइट है। फिर आती है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक मैटर ऑफ फेथ है, बिलीफ है। हमारे को रिलीजन के ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव होते हैं, हमारे बहुत टू द हार्ट कनेक्टेड होते हैं हम रिलीजन से। इसीलिए अगर हमारे को कोई अपने फ्रीडम को एन्जॉय करने की राइट नहीं दे रहा है, तो उसके खिलाफ भी हम एक्शन ले सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के लोग हो या फिर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल हो। ये चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये आपको ध्यान रखनी है, आपके क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है? कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, आपका जो कल्चर है, आप जिस भी कल्चर से बिलॉन्ग करते हो, आप अच्छे से एन्जॉय करो। एजुकेशन अगर कोई किसी को नहीं पढ़ा रहा है, तो आप उसके लिए भी लड़ सकते हो। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी ही रखनी है और अगर ये 3 जो अपन ने 5 फन राइट्स की बात करी, फंडामेंटल राइट्स की, वो आप अगर कोई आपको रोक रहा है उन चीज़ों से लेने वो चीज़ें अवेल करने के लिए, तो आप राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मतलब ये जो इन चीज़ों के लिए राइट नहीं मिल रही है, तो आप इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। आप जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अपने और भी जो सिविल कोर्ट्स हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, इनके पास जा सकते हैं और बता सकते हैं कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो आपको नहीं मिल रही हैं। तो इसीलिए आप राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के अंदर कोर्ट एक्शन ले सकता है अगर आपको फंडामेंटल राइट्स आपकी नहीं मिल रही है। चाहे वो राइट्स आपकी कोई भी कर्टेल कर रहा हो, ठीक है? चाहे वो गवर्नमेंट के लोग हो या प्राइवेट हो। अब बात करते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या है? ये नाम जितना अच्छा लग रहा है
इसको एक बार समझने में भी उतना ही अच्छा लगेगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए, अब क्या था, कुछ चीज़ें जो लगा था अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स को कि ये तो ज़रूरी है, इसके बिना अपना इंडिया इनकम्प्लीट है, तो वो तो उन्होंने अच्छे से इंक्लूड कर दी। बट कुछ ऐसी चीज़ें भी थी, क्योंकि हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, हम सोशली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, हमारा जो बैकग्राउंड था वो ब्रिटिशर्स की वजह से बहुत खराब हो चुका था, तो हम इतना स्ट्रॉन्ग नेशन नहीं थे, न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन थे, ठीक है? तो कुछ ऐसी बातें थी जो कि आगे आने वाले समय में हमारे लिए ज़रूरी थी, बट अभी उनको, या उस वक़्त जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस वक़्त उनको इम्प्लीमेंट करवाना इतना पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए उन लोगों ने क्या करा, ये एक डायरेक्शन के तौर पे स्टेट को, स्टेट बोले तो गवर्नमेंट को दे दिए कि ये डायरेक्शंस है आपके पास, इन डायरेक्शंस के थ्रू आप आगे जैसे टाइम की डिमांड हो, जैसे-जैसे टाइम की डिमांड हो, इन चीज़ों के ऊपर आप एक्शन ले सकते हो और उनको एज़ अ फंडामेंटल राइट आप लोगों को दे सकते हो, ठीक है? तो जैसे कि आपने राइट टू वर्कर्स, ये जो वर्कर्स की राइट है वो पहले इंक्लूड नहीं थी, बट अब वर्कर्स को फंडामेंटल राइट है कि वो वर्क कर सकते हैं, ठीक है? कोऑपरेटिव सोसाइटी आपने सुना होगा कि जब बहुत सारे लोग आके एक कॉर्पोरेशन के साथ वर्क करते हैं, एक सोसाइटी की एस्टैब्लिशमेंट करते हैं, वो हमारे पहले डीपीएसपी के अंदर थी। बट अब उसको चेंज करके हमने किसमें इंक्लूड कर दिया? फंडामेंटल राइट्स में। एक राइट टू कोऑपरेटिव सोसाइटी अब हमारी फंडामेंटल राइट है, ठीक है? सॉरी, मैं थोड़ा अटक गई बीच में। अब बात करते हैं हम फिफ्थ पॉइंट की, जो हमारा है सेक्युलरिज्म, ठीक है? सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है कि स्टेट ऑफिशियली डू नॉट प्रमोट एनी रिलीजन। स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं है। स्टेट क्या करता है, जो रिलीजन है उसको रिस्पेक्ट करता है, वो किसी के भी रिलीजियस मैटर्स में नहीं बोलता है और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा दूर रखता है रिलीजन से, ठीक है? प्रमोट नहीं करता, प्रमोट से आप समझ गए होंगे, आप मूवी सब लोग देखते हैं कि प्रमोशन होता है, तो प्रमोशन का मतलब है कि उसको बढ़ाना। तो इसीलिए अगर कोई स्टेट है, उसकी जो गवर्नमेंट है वो हिंदू पार्टी से या हिंदू रिलीजन से बिलॉन्ग करती है, या उसके जो लोग हैं मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी से हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो लोग कहेंगे कि नहीं आप हिंदुइज्म को फॉलो करो, हिंदुइज्म इज बेस्ट, ऐसा वो नहीं बोल सकते हैं। अगर कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी लोग इस टाइप का बोल रहे हैं, तो आप उन्हें कह सकते हैं कि हमारा नेशन एक सेक्युलर नेशन है, हम लोग सारे रिलीजन हमारे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, तो आप ये हमारे साथ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारी स्ट्रक्चर मतलब नींव है हमारी। तो ये 5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई है वो हमारी नींव है। अब इसमें जो स्टेट की बात करी गई है, आपकी बुक ने अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि स्टेट, इसके अंदर वो 20 स्टेट्स वाले नहीं है, जो अपने 28 स्टेट्स हैं, यूपी, एमपी, बिहार, वो वाला स्टेट नहीं है ये सेक्युलरिज्म। इस सेक्युलरिज्म में जो स्टेट का वर्ड मेंशन है, उसका मतलब है गवर्नमेंट या फिर ऐसा कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जिसके जो सॉवरेन हो, जो कंट्री का पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जो सॉवरेन है, मतलब इंडिपेंडेंट है, उसको एज अ स्टेट कंसिडर करा गया है। मतलब कि हमारा जो गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, उसी को हमने स्टेट भी कहा है, ठीक है? तो या तो स्टेट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टेट 2 कॉन्टेक्स्ट में बात करी गई है इस बुक में। एक तो जो अपने बाकी स्टेट्स हैं, सेगमेंटेड पार्ट है इंडियाज़ के, और इस एक और स्टेट है जो इंडिया एज़ अ होल को रिप्रेज़ेंट करता है। एक तो क्या है स्टेट जो इंडिया एज़ अ होल को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, एक स्टेट उसकी बात है जिसके अंदर इंडिया के जो और सेगमेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है उन स्टेट्स की, जैसे यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, ठीक है? तो 28 स्टेट्स अपने हैं। इसके अंदर बात करी गई है, जो सेक्युलरिज़्म वाला पार्ट है उसमें इंडिया एज़ अ होल एक स्टेट कंसिडर, कुछ नहीं होता, एक रीजनल लोकेशन होती है, एक रीजनल एरिया होता है। तो इंडिया भी एक पूरा एरिया है, ठीक है? ज्योग्राफिकल एरिया है, तो इसलिए उसको स्टेट कहा गया है। अब बात करते हैं, ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब अपने पास बात करने के लिए चीज़ें हैं नहीं, बट हाँ, हमको रिवाइज़ करते रहना है इस चीज़ को। तो अपन ने शुरुआत करी थी कॉन्स्टिट्यूशन से, क्या होता है, उसके क्या पर्पस थे, ठीक है? मैंने आपको इन डेप्थ समझाया था उसके पर्पसेस। उसके बाद हमने बात करी थी इंडिया की, कि इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था, थोड़ा बहुत हमने ब्रीफ करा था क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक में भी इतना डिटेलिंग नहीं है। फिर हमने बात करी थी 5 बेसिक स्ट्रक्चर की। फर्स्ट था फेडरलिज्म, सेकंड था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, थर्ड क्या था, सेक्युलरिज्म, फोर्थ क्या था, जिसके अंदर हमने बात करी थी कि फर्स्ट फेडरलिज्म हो गया था हमारा, सेकंड था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, थर्ड था हमारा सेपरेशन ऑफ पावर,
4th था फंडामेंटल राइट्स एंड 5th था सेक्युलरिज्म। तो सॉरी मैं थोड़ा टायर्ड हो गई हूँ इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैम भूल गई हैं चीज़ें, बट आपके लिए वीडियो मेरे लिए अपलोड करना ज़्यादा ज़रूरी था। तो प्लीज़ अगर आपको ये अच्छी लग रही है वीडियो, तो इसको अपना सपोर्ट दीजिए, इसको लाइक करिए। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है जिससे कि मैं आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन जो एनसीईआरटी में है उसको एज़ इट इज़ बस थोड़ा-सा कंप्राइज़ करके जिससे आप एग्ज़ाम्स में इसको अच्छे से कर पाएँ। अगर आपने ये नोट्स अच्छे से कर लिए हैं, तो आप अपने एग्ज़ाम्स में इफ़ेक्टिव आंसर्स लिख सकते हैं, ठीक है? तो जो अपना विज़नरी डॉक्यूमेंट बनाया था अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने, उनके अंदर 5 पॉइंट्स थे, आपको एज़ अ हैंड आप ऑन द टिप्स इसको रिवाइज़ करते रहिए, ठीक है? फर्स्ट जो पॉइंट्स थे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके आइडियल्स, प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस वो सारी चीज़ें। फिर विज़नरी डॉक्यूमेंट में जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बनाया था, फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, फिर हमने बात करी थी फंडामेंटल राइट्स की और लास्ट हमारा टॉपिक एंड होता है सेक्युलरिज्म में। तो प्लीज़ आप देखते रहिए, अच्छे से समझिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।